हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। 4 लोग हो गए हैं अभी, बाकी लोग अभी नहीं आए हैं। सो अभी तक जो क्लास हुई है इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर मैं पिछला क्लास नहीं कर पाया था, थोड़ा उसको एक संक्षेप में थोड़ा उसको समझा देते पीछे क्या हुआ था, मैं नहीं कर पाया था। क्या हो गया? पीछे वाला क्लास जो था सर मैं नहीं कर पाया था, तो एक अच्छा संक्षेप अच्छा, तो में पीछे हो वाला मैंने सकता तो आपको वो समझा ग्रुप में वीडियो डाल दिया है। जी, वो मतलब लेकिन पूरा नहीं है सर, वो क्या करें? पूरा वीडियो नहीं है उसमें सर। नहीं, पूरा है उसमें। देखो 18 जून का जो एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, तो दोनों पार्ट मैंने चलाए हैं ग्रुप में, दोनों पार्ट चल रहे हैं। ठीक अच्छा, है, एक पार्ट नहीं चल रहा जी दोनों सर। पार्ट हैं। 18 देखो 18.6 भाग 1 है और 18.6 भाग 2 है, तो दोनों भाग चल रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग अपना आज का टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का टॉपिक रहेगा रंजीत सिंह। ठीक है, तो आज ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, ये हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैंने आप सभी को म्यूट कर दिया है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। तो रंजीत सिंह का जो जन्म है वो है 1780 का, और 1839 में इनकी डेथ होती है। तो इनका जो कार्यकाल है वो 59 ईयर्स या 59 साल का रहा। ठीक है, काबुल के शासक, काबुल के शासक जमान शाह। जमान शाह कौन है? अहमद शाह अब्दाली का लड़का। इसने रंजीत सिंह को उसकी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए 1798 में राजा की उपाधि दी। ठीक है, तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? काबुल के शासक जमान शाह ने। यह क्वेश्चन भी आ चुका है। और न केवल राजा की उपाधि दी, इसके अलावा जो है लाहौर की सूबेदारी भी सौंपी। ठीक है, तो लाहौर की सूबेदारी जो है ये भी रंजीत सिंह के पास आई 1798 में। 1780 में महासिंह के यहाँ इनका जन्म होता है, और 1798 में ये लाहौर को जीतते हैं, और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ठीक है, तो लाहौर की सूबेदारी जो है इन्होंने ली, और इसके बाद 1799 से लेकर 1805 तक रंजीत सिंह ने भंगी मिसल, ये भी ध्यान रखिएगा कि लाहौर और अमृतसर को भंगी मिसल से छीना था, और इन्होंने फिर बाद में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो लाहौर और अमृतसर जो है वो इन्होंने भंगी मिसल से छीन लिया था। फिर इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट इनका इवेंट है वो है 1808 में। 1808 में रंजीत सिंह ने सतलज नदी को पार किया, और नदी को पार करके फरीदकोट। संतोष, एक बार जरा अपना वीडियो प्लीज, मैं बंद कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही देखिए, तो फिर यहाँ वीडियो में डिस्टरबेंस होता है फिर। ठीक है, तो फरीदकोट, मुलेरकोटला, फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला। ठीक है, यहां पर रंजीत सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। रंजीत सिंह की चूंकि प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी और एरिया भी बढ़ता जा रहा था, तो फिर क्या हुआ कि 1809 में अंग्रेजों और विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रंजीत सिंह ने लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ के साथ अमृतसर की संधि की। तो ये अमृतसर की ट्रीटी भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, सो 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ के साथ अमृतसर की संधि की। अमृतसर की संधि में यह डिसाइड हुआ कि सतलज नदी के पूर्वी तट पर, सतलज का जो पूर्वी तट है उस पर हम कह सकते हैं अंग्रेजों का अधिकार रहेगा, और सतलज नदी का जो पश्चिमी तट है वहां पे रंजीत सिंह की सीमा को निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सतलज नदी के पूर्व का जो क्षेत्र है वो हम कह सकते हैं कि जो सतलज नदी की जो क्या कहते हैं, सॉरी, रंजीत सिंह के राज्य की विस्तार की जो पूर्वी सीमा है
उसको सतलज नदी तक स्वीकार किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि सतलज नदी के पश्चिम का जो क्षेत्र है वो रणजीत सिंह के पास आया और सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र पर विस्तार को सीमित कर दिया गया और उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दे दी गई। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट घटना हुई। उत्तर में राज्य विस्तार की छूट मिल रही है और रणजीत सिंह के राज्य की सीमा जो है वो धीमे धीमे बढ़ने लगी। तो सब अमृतसर की संधि के बाद ही 1818 में रणजीत सिंह ने मुल्तान को कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया और फाइनली 1823 में पेशावर पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो 1823 तक आते आते रणजीत सिंह के पास पेशावर भी आ गया। तो रणजीत सिंह के जो साम्राज्य था वो 4 सूबों में बटा हुआ था, है ना, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर और लाहौर। फिर एक यहां पर और घटना होती है 1809 में। शाह शुजा कौन है? जमान शाह का लड़का या अब्दाली का नाती। ठीक है, अब्दाली का पौत्र हम कह सकते हैं या नाती कह सकते हैं। इसको उसके भाई ने गद्दी से हटा दिया और ये लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था और रणजीत सिंह ने इसे पुनः अपनी गद्दी को प्राप्त करने में सहायता की। इससे खुश होकर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दे दिया। तो ये कोहिनूर हीरा वही है जो हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था। नादिर शाह जब इंडिया से वापस जाता है तो तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरे को लेकर जाता है। ठीक है, और नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली के पास कोहिनूर हीरा आता है। अहमद शाह अब्दाली के पास उसके लड़के जमान शाह के पास आता है और जमान शाह के बाद उसके लड़के शाह शुजा के पास आता है। तो 1809 में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोहिनूर हीरा वापस इंडिया आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि सिख सेनापति जिसका नाम था हरि सिंह नलवा। ठीक है, हरि सिंह नलवा ने जमरूद और पेशावर ये दोनों पाकिस्तान में हैं और इनको अफगानों के कब्जे से छीन लिया। ठीक है, अफगानिस्तान में रूस का जो हस्तक्षेप था, ऐसा क्या था कोहिनूर हीरा में जो सबको बांट रहे हैं? संदीप देखिए, ऐसा कोई चीज नहीं थी। कोहिनूर हीरे का इतिहास जो है वो काफी लंबा है। तो जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे असल में कोहिनूर हीरा मुगल सम्राट हुमायूं को मिलता है, जो कि उसे ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत सिंह के माध्यम से आता है। हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और फाइनली मोहम्मद शाह के समय तक कोहिनूर हीरा इंडिया में रहता है। मोहम्मद शाह के बाद नादिर शाह कोहिनूर हीरे को ले जाता है। कोहिनूर हीरा बहुत महंगा है और आज के समय में ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ सेकेंड, ठीक है, इनके ताज में वो कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। ठीक है, सो एलिजाबेथ सेकेंड के ताज में कोहिनूर हीरा लगा है, जो कि अभी आगे हम लोग देखेंगे कि पंजाब को जब कब्जा किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, तो जो सेकेंड एंग्लो पंजाब की ट्रीटी या एंग्लो सिख ट्रीटी होती है उसमें कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन भेज दिया गया और तब से ये ब्रिटेन में ही है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप से काफी चिंतित थी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को काबुल का शासक बनाया। तो शाह शुजा जो है वो काबुल का शासक बना और काबुल का जो शासक बना, इसी के बाद एक त्रिपक्षीय संधि हुई। तो ये त्रिपक्षीय संधि होती है 1833 में। इसमें शाह शुजा शामिल है, रणजीत सिंह शामिल हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल है। ठीक है, या अंग्रेज शामिल है। तो त्रिपक्षीय का मतलब 3 पक्ष। इसके द्वारा ब्रिटिश सेना को पंजाब से गुजरने का अवसर प्राप्त हुआ। तो रणजीत सिंह के साथ जो ये संधि हुई, इसकी कुछ इतिहासकारों ने आलोचना की है कि रणजीत सिंह को यह संधि नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके माध्यम से अंग्रेजों को पंजाब में आने जाने का जो है वो रास्ता मिल गया। यहाँ पे अंग्रेजों ने जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे हैं, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ही अंग्रेज जो है वो अपना
एक्चुअल रूप दिखाते हैं और पंजाब पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रणजीत सिंह का प्रशासन, क्योंकि रणजीत सिंह का प्रशासन जो है वो अपने आप में यूनिक था और उस समय की जो सेनाएं थी उसमें बहुत शक्तिशाली सेना थी इसके पास। तो रणजीत सिंह जो है वो महान विजेता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था और इसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर इसने एक कुशल, सुप्रशिक्षित एवं सुसंगठित सेना का गठन भी किया। रणजीत सिंह के साथ सबसे विशेष बात यह थी कि उसने पहली बार यूरोपीय प्रशिक्षकों, ठीक है, यूरोपीय प्रशिक्षकों का नाम ध्यान रखिए, एक नाम था अलार्ड, एक नाम था वेंतुरा, एक नाम था कोर्ट एविटेबल। ठीक है, तो ये तीन जो है वो यूरोपीय प्रशिक्षक थे और इनके माध्यम से उसने एक ऐसी सेना का गठन किया जिसमें यूरोपीय सैनिक एवं अधिकारियों के साथ साथ गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा, पंजाबी, मुसलमान, ये सभी लोग यहाँ पर इसके शामिल थे। रणजीत सिंह की जो सेना थी उसका सेना का नाम था फौज ए आइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी में आया है। फौज ए आइन नाम की रणजीत सिंह की सेना थी और रणजीत सिंह की सेना जो है वो एशिया में सेकंड नंबर पर थी। नंबर 1 पर अंग्रेजी सेना थी और नंबर 2 पर रणजीत सिंह की सेना आई। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप निर्माण का कारखाना खोला। ठीक है, और इसमें मुस्लिम तोपची रखे गए। ठीक है, तो रणजीत सिंह का जो काम करने का तरीका था वो काफी अलग था और रणजीत सिंह ने जो विभिन्न सिख मिसल हैं तो सिख मिसलों को इसने एकत्र किया। आवाज कट रही है आपकी। हाँ तो विवेक, ये कुछ थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ जाती है ना। तो रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसलों को संगठित करने के उद्देश्य से, संगठित करने के उद्देश्य से एक सरकार एक खालसा को गठित किया और अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों को नानकशाही सिक्के नाम दिए गए। तो सिक्कों का नाम इसने रखा नानकशाही। ठीक है, दूसरी बात, रणजीत सिंह का जो प्रशासन था वो भी बहुत ही विचित्र था। वित्त मंत्री थे हिंदू जिनका नाम था दीवान दीनानाथ और विदेश मंत्री थे एक मुसलमान जिनका नाम था फकीर अजीजुद्दीन। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जो है वो और कहीं पे जल्दी मिलना नहीं कि शासक है सिख, वित्त मंत्री है हिंदू और विदेश मंत्री है मुसलमान। ठीक है, और हरि सिंह नलवा जो थे वो उसके सेनापति थे। तो ये जो इस तरीके का जो प्रशासन है ये रणजीत सिंह के समय ही देखने को मिला। और रणजीत सिंह के समय एक अधिकारी और था जिसका नाम था कारदार। तो कारदार नामक अधिकारी जो था ये शासक की ओर से राजस्व संग्रह करता, इसके बाद खजांची, लेखाकार का मतलब अकाउंटेंट है ना, और इस तरीके से लोगों को सामान्य पर्यवेक्षण या इस तरीके का काम करता था। ठीक है, तो कारदार नामक अधिकारी जो था वो काफी महत्वपूर्ण था। रणजीत सिंह के प्रशासन में हम देखें तो जो सूबे का मुख्य अधिकारी था या चीफ ऑफिसर हम कह सकते हैं, तो सूबे का जो मुख्य अधिकारी था वो नाजिम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद रणजीत सिंह के समय भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था और भूमि कर जो था ये 33% से लेकर 40% तक वैरी करता था। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पर 33% लिया जाता था, कहीं कहीं पर 40% भी लिया जाता था। रणजीत सिंह की सेना के 2 भाग थे। 2 भाग ये कौन कौन से थे? एक पहला भाग था फौज आम और दूसरा था फौज खास। ठीक है,
तो एक आम डिपार्टमेंट था, एक खास था। रणजीत सिंह का जो सर्वोच्च न्यायालय था या उसकी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका नाम रखा गया था अदालत उल आला। ठीक है, तो ये अदालत उल आला जो है ये बिहार पीसीएस में भी आया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद इतिहासकारों में से अधिकतर जो है वो रणजीत सिंह की उन्होंने तारीफ की है। जैसे एक फ्रेंच इतिहासकार हैं जिनका नाम है विक्टर जैक्मे, विक्टर जैक्वेमो, है ना। इन्होंने रणजीत सिंह को एक असाधारण पुरुष कहा है। ठीक है, इसके बाद रणजीत सिंह जो है वो भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार किया और अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया। लेकिन 1839 में जब रणजीत सिंह की डेथ होती है तो उस समय उनका जो लड़का है, इन सारे राजाओं के बारे में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं क्या? ये संदीप, ये तो जितने मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं इसमें प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि रंजीत सिंह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रंजीत सिंह का प्रशासन, रंजीत सिंह का विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय, सेना के भाग और किसने क्या क्या कहा है, ये सब चीजें जो है वो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत आराम से, बहुत ध्यान से सुनिए। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है और आप भी कोई जल्दी ना मचाइए। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो को आप चाहें तो बार बार देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत सारी चीजें एक बार में याद नहीं होती। अब जैसे ये नाजिम है या फिर अदालतुल आला है या फौजे खास है, फौजे आम है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं आएंगे, तो ये दोबारा कभी भी आ सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री में रिपीटिशन होता है। अब 1839 में रंजीत सिंह की डेथ होती है और रंजीत सिंह का लड़का जो है उसका नाम है दिलीप सिंह। ठीक है, दिलीप सिंह का जो राज्यारोहण है वो 1843 का है क्योंकि ये दिलीप सिंह काफी छोटे थे। इसके बीच में 3 शासक आते हैं। पहला शासक आता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद आता है नौनिहाल सिंह और नौनिहाल सिंह के बाद आता है शेर सिंह। ठीक है, लेकिन ये तीनों ही जो शासक हैं ये पूरा दिलीप सिंह पे कंट्रोल करते हैं, है ना। और दिलीप सिंह चूंकि बहुत छोटे थे और उनका कोई बहुत ज्यादा वर्चस्व हमें देखने को नहीं मिला। तो 1843 में दिलीप सिंह का जो है वो सिंहासनारूढ़ हुआ या वो मतलब उनका राज्याभिषेक हुआ और इनकी माँ थी, इनका नाम था रानी जिंदन। ठीक है, तो रानी जिंदन इनका नाम था। ये जे है, JHINDAN। ठीक है, अब यहाँ पर दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर अटैक किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46 में। इसका मतलब यह हुआ कि रंजीत सिंह की डेथ के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को कैप्चर करना चाहा और पहले आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल था और लॉर्ड गफ इस समय ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति थे। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड गफ जो थे वो इस समय आर्मी हेड थे और लॉर्ड हार्डिंग जो था वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल। अब अंग्रेजी सेना ने यहां पर क्या हुआ कि गफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को पंजाब में एक जगह है मुदकी, तो मुदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। लाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना जो है वो पराजित हो गई और सिख सेनाओं को फिरोज शाह, ओलिवाल, सोवराव से पराजित होना पड़ा और फाइनली लाहौर की संधि करनी पड़ी। तो लाहौर की संधि जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाहौर की संधि को। लाहौर की संधि की डेट ध्यान रखिएगा, इसकी डेट है 9 मार्च 1846। अब लाहौर की संधि में कुछ शर्तें थी। सबसे पहली शर्त यह थी कि सतलज नदी के दक्षिणी ओर, सतलज नदी के दक्षिणी ओर के सभी प्रदेशों को
अंग्रेजों को सौंप दिया गया। ठीक है। दूसरी बात ये कि लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना, 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना लाद दिया गया। तीसरी बात ये कि सिख सेना में कटौती की गई, सिख सेना में कटौती हुई और ये कटौती होकर 20,000 पैदल सैनिक रह गए और 12,000 घुड़सवार रह गए। ठीक है। फिर इसके बाद एक ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में अपॉइंट कर दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में अपॉइंट किया गया और पहले जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उनका नाम था सर हेनरी लॉरेंस। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि लाहौर की संधि के बाद जो पहले ब्रिटिश रेजिडेंट हुए थे उनका नाम क्या था। ठीक है। अब इसके बदले यहाँ पर जो अंग्रेजों ने क्या किया कि दिलीप सिंह को महाराजा डिक्लेयर कर दिया, रानी जिंदन को संरक्षिका या उसकी गार्जियन डिक्लेयर किया और यहाँ पर इंपॉर्टेंट घटना हुई कि लाल सिंह को वजीर डिक्लेयर किया गया। ये लाल सिंह ने बेसिकली गद्दारी की थी बाद में और लाल सिंह के कारण ही यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ाया था। ठीक है। लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्या किया कि कश्मीर को बेच दिया। ठीक है। कश्मीर जो है वो लाहौर की संधि के बाद गुलाब सिंह डोगरा के हाथों बेच दिया गया और यही गुलाब सिंह डोगरा के वंशज थे हरि सिंह, जिनके लड़के हैं कर्ण सिंह। ठीक है। तो ये गुलाब सिंह डोगरा को 50,000 रुपए में कश्मीर बेच दिया गया उस समय। ठीक है। लाहौर की जो संधि थी वो काफी टेम्परेरी सिद्ध हुई और हेनरी लॉरेंस ने क्या किया कि रानी जिंदन और लाल सिंह पर कश्मीर विद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें पद से हटा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अगली घटना होती है 16 दिसंबर 1846 को। 16 दिसंबर 1846 की जो स्थिति है उसको हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, कायनात ने आपको मैसेज किया है, प्लीज चेक, वो शायद लिंक मांग रही है। लिंक मैंने उसको दिया है अरशाद, एक मिनट रुको। अच्छा अच्छा मुझे लग रहा है शायद मैं सोच प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। चलो 16 दिसंबर 1846 को अगली इंपॉर्टेंट घटना होती है और यहाँ पर एक संधि होती है जिसका नाम है भैरोवाल, है ना। भैरोवाल की संधि होती है। तो 16 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि होती है। भैरोवाल भी बेसिकली पंजाब में एक जगह है और यहाँ पर ये कहा गया कि दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर प्रवास निश्चित कर दिया गया। साथ ही साथ लाहौर का जो प्रशासन था, हाँ गुड इवनिंग कायनात। लाहौर का जो प्रशासन था वो 8 सिख सरदारों की परिषद में 8 सिख सरदारों की परिषद को सौंपा गया। 8 सिख सरदारों की परिषद को सौंपा गया और यहाँ पे इस संधि में दूसरा काम हुआ कि 48,000 रुपए की वार्षिक पेंशन देकर जो रानी जिंदन थी, मतलब रंजीत सिंह की वाइफ, रानी जिंदन को शेखपुरा जो कि पंजाब में एक जगह है वहां पर भेज दिया गया। तो अब ये जो परिषद थी, इस परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया? हेनरी लॉरेंस को। तो हेनरी लॉरेंस लाहौर का ब्रिटिश रेजिडेंट भी थे और हेनरी लॉरेंस को संरक्षण समिति का जो है वो अध्यक्ष भी बनाया गया। ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहां पर हम देख सकते हैं। कायनात शायद ज्वाइन नहीं हो पा रही है क्या? कायनात आपने ज्वाइन कर लिया है? हेलो
ओके ओके ओके। सो 16 दिसंबर 1846 की भैरोवाल संधि में दो चीजें आई। एक तो लाहौर का प्रशासन, ये 8 सिख सरदारों की परिषद को सौंपा गया। इस परिषद का अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस को बना दिया गया और 48,000 रुपए की वार्षिक पेंशन देकर क्वीन जिंदन को शेखपुरा भेज दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है और ये होता है 1848-49 में। तो ये जो सेकंड वॉर है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, इसका जो तात्कालिक कारण था वो भी ध्यान रखना है क्योंकि वो भी क्वेश्चन आया है। तात्कालिक कारण था मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह। ठीक है, तो मूलराज बेसिकली मुल्तान के सूबेदार थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए युद्ध किया। तो यहां पर मूलराज हैं, शेर सिंह हैं और छतर सिंह। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट युद्ध होता है वो होता है 13 फरवरी 1849 को, जो कि चिलियान वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है वॉर और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। चिलियान वाला जो युद्ध है वो लड़ा गया और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, अंग्रेज जो थे वो लॉर्ड गफ के नेतृत्व में थे और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी, है ना। तो शेर सिंह के नेतृत्व में ये सिख सेना लड़ी, लेकिन ये युद्ध जो है वो अनिर्णित रहा, मतलब इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या होगा। लेकिन इस समय तक क्या हुआ कि इस समय तक डलहौजी जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया और डलहौजी ने चिलियान वाला युद्ध के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है। ठीक है, तो डलहौजी का जो स्टेटमेंट है चिलियान वाला युद्ध के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद डलहौजी ने यहां पर एक चेंज किया। डलहौजी ने चेंज ये किया कि लॉर्ड गफ के स्थान पर जो है वो चार्ल्स नेपियर जो है वो आर्मी हेड बनाए गए। तो डलहौजी ने ये मेन चेंज किया और नेपियर ने सिख सेना को 21 फरवरी 1849 को, मतलब ठीक 8 दिन के बाद एक युद्ध हुआ है जिसको हम गुजरात का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो गुजरात के युद्ध में काफी बुरी तरीके से प्रभावित किया और इस गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा गया है। ठीक है, तो तोपों का युद्ध से कहा गया और इस युद्ध को जीतने के बाद हेनरी लॉरेंस लॉर्ड एलनबरो की इच्छा के विपरीत 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्या कहते हैं, लॉर्ड एलनबरो ये नहीं चाहते थे कि पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिलाया जाए, लेकिन डलहौजी ये चाहता था कि पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिलाया जाए और फाइनली यही हुआ कि पंजाब जो है वो ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। तो पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। ठीक है, और इसी विलय के बाद जो दिलीप सिंह थे इनको 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर अपनी मदर जिंदन के साथ, दिलीप सिंह प्लस जिंदन जो इनकी मां थी, इनको भेज दिया गया इंग्लैंड। और इसी समय कोहिनूर हीरा जो है वो दिलीप सिंह से लॉर्ड डलहौजी ने प्राप्त किया और उसे ब्रिटिश अंपायर को दे दिया और तब से वहीं पर है। ठीक है, तो इस तरीके से दिलीप सिंह के बाद पंजाब का अंग्रेजी शासन में विलय हो जाता है। दिलीप सिंह ने बाद में जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपना लिया या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और फाइनली पेरिस में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो दिलीप सिंह एक बार इंडिया से बाहर गए तो फिर वापस नहीं आए और फाइनली पंजाब जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो अब ये पंजाब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बंगाल। ठीक है, तो बंगाल जो है वो भी मुगल साम्राज्यों में मुगल प्रांतों में सबसे धनी प्रांत था और
ये बंगाल जो है उसमें आज का पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल जो कि बांग्लादेश है, और नॉर्थ ईस्ट का कुछ पोर्शन, ये काफी बड़ा एरिया शामिल था। और आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारा का सारा एरिया बंगाल में आता था। ठीक है, तो अब हम लोग बंगाल को डिस्कस करेंगे। तो मुगल कालीन सूबों में बंगाल जो है वो सबसे धनी प्रांत था, और अपनी समृद्धि और राजधानी दिल्ली से दूरी रहने के कारण यहाँ के शासक प्रायः केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। 1701 में यहाँ पर औरंगजेब के समय मुर्शीद कुली खान की अपॉइंटमेंट होता है या नियुक्ति होती है, और मुर्शीद कुली खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बनाया जाता है। मुर्शीद कुली खान बेसिकली एक कन्वर्टेड मुस्लिम था, और इसका नाम था एक्चुअल में सूर्य नारायण मिश्रा। ठीक है, तो ये भी ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो गए, है ना। तो मुर्शीद कुली खान बेसिकली कन्वर्टेड मुस्लिम थे, और मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया। तो 1704 में मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब के समय ढाका, जो कि मुगल काल में राजधानी थी, उससे शिफ्ट करके मुर्शिदाबाद ये ले आया। मुर्शिदाबाद कहाँ है? आज के वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब मुर्शीद कुली खान के समय कुछ चेंजेस हुए, जैसे बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के तहत तकावी ऋण को प्रदान किया गया, और इजारेदारी व्यवस्था को शुरू किया गया। तो इजारेदारी व्यवस्था क्या है? ठेके पर भू राजस्व को वसूलने की व्यवस्था। ठेके पर भू राजस्व वसूलना। और तकावी ऋण क्या है? किसानों को खेती के लिए अग्रिम ऋण, किसानों को खेती के लिए अग्रिम ऋण देना। ठीक है, तो ये तकावी ऋण और इजारेदारी व्यवस्था, इससे क्या हुआ कि किसानों के शोषण में काफी तेजी आई, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान इजारेदारी व्यवस्था का था। लेकिन इस इजारेदारी व्यवस्था का जो फायदा हुआ मुर्शीद कुली खान को, वो ये हुआ कि सरकारी खजाने में धन की मात्रा में काफी वृद्धि हुई। ठीक है, तो सरकारी खजाने में धन की मात्रा में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अब मुर्शीद कुली खान जो है वो स्वतंत्र हुआ, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो हमने देखा था कि काफी सारे एरिया स्वतंत्र हो गए। मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र होने के बाद भी मुगल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखा, और उन्हें वार्षिक कर और नजराने भेंट करता रहा, क्योंकि वो ये मान के चलता था कि मुगलों का विश्वास बनाए रखना जरूरी था। मुर्शीद कुली खान को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उसने बंगाल में एक नई प्रथा को शुरू किया, जिसका नाम था कुलीन वर्ग। ठीक है सर, तो फिर बंगाल और बांग्लादेश दोनों की बोली भाषा एक ही होगी क्या? यस इरशाद, उस समय बंगाली ही बोली जाती थी, और आज भी यही है। बांग्लादेश में तब भी जो है वो बंगाली बोली जाती थी, और बंगाल में भी बोली जाती थी, और आज भी यही है कि जो पूर्वी बंगाल है वहां पर अभी भी बंगाली ही बोली जा रही है। और जो पाकिस्तान से जो अलग हुआ है बांग्लादेश, उसमें एक कारण ये भी था, क्योंकि पाकिस्तान का जो कि वेस्ट पाकिस्तान जो अपना है, जो जहां पे इस्लामाबाद राजधानी है, वो क्या करता था कि पूर्वी बंगाल में उर्दू भाषा को थोपना चाहता था। तो बंगालीज में ये थोड़ा सा था कि वो उर्दू भाषा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और इसके और भी कई सारे कारण थे। फाइनली जो है वो बांग्लादेश 1971 में फ्री हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में एक नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग को शुरू किया, और इस कुलीन वर्ग ने व्यापार को, ट्रेड को यहां पर बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आईएएस में आया हुआ कि बंगाल में कुलीन वर्ग प्रथा किसने शुरू की? तो बंगाल में कुलीन वर्ग प्रथा मुर्शीद कुली खान के द्वारा शुरू की गई। फाइनली क्या हुआ कि 1726 में मुर्शीद कुली खान की डेथ होती है। ठीक है, और मुर्शीद कुली खान के बाद अगला नवाब बनता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन जो है वो कमजोर शासक था,
लेकिन सुजाउद्दीन ने क्या किया कि 1739 में अलीवर्दी खान को बिहार का नाजिम नियुक्त कर दिया या नायब नाजिम नियुक्त कर दिया गया। तो ये बिहार के नायब नाजिम नियुक्त हो गए, है ना। और इसी के बाद 1739 में सुजाउद्दीन की डेथ हो गई। तो सुजाउद्दीन का के समय अलीवर्दी खान का प्रभुत्व हम देख सकते हैं। सुजाउद्दीन के बाद उसका लड़का आया है सरफराज खान, ठीक है। और सरफराज खान जो है वो बंगाल का नवाब बनता है। सरफराज खान की जो प्रशासनिक कार्य के प्रति निष्क्रियता और अयोग्यता के कारण बंगाल में एक क्रांति होती है और सरफराज को राज सिंहासन और जीवन दोनों ही अपने मतलब दोनों से ही हाथ धोना पड़ता है। ये क्रांति जो होती है वो अलीवर्दी खान के नेतृत्व में होती है और इस क्रांति में दो लोग और थे, एक थे हाजी अहमद और दूसरा व्यक्ति था जगत सेठ, ठीक है। ये जगत सेठ वही है जो बाद में सिराजुद्दौला के विद्रोह में शामिल हुआ, ठीक है। तो अलीवर्दी खान के नेतृत्व में हाजी अहमद और जगत सेठ जो है वो इस क्रांति में शामिल थे और 1740 में राजमहल में एक युद्ध लड़ा गया। राजमहल के पास एक जगह है गिरिया, तो ये गिरिया वॉर के नाम से फेमस है। इस गिरिया वॉर में सरफराज खान बुरी तरीके से जो है वो हारा और फाइनली अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है। तो अलीवर्दी खान के बारे में ये कहा जाता है कि ये अंतिम शक्तिशाली शासक था जो बंगाल का नवाब बना, क्योंकि उसके बाद जो थे वो जितने भी शासक आए वो सब के सब कमजोर थे। तो अब भाई क्लास का 1 मिनट बचा हुआ है और ये क्लास कभी भी ओवर हो सकती है, तो इसको मैं आपको अब यहाँ पे रोक रहा हूं और अगला लिंक मैं आपको दूंगा, तो मैं चाहूंगा कि उसमें आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। सो अनुज, दीपक, कायनात, निशा, संदीप एंड इरशाद, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो अभी दूसरा लिंक मैं दूंगा उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पूरी होगी, इसके बाद ही ये मुझे लिंक देने देगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये टॉपिक खत्म कर देंगे और दूसरा टॉपिक अपना शुरू हो जाएगा आज।